हेलो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले की जो वीडियो हैं वो भी आप देख लेना। ये सारे के सारे 100% गारंटेड क्लासेस है। जो भी आएगा यहीं से आएगा, आप कहीं बाहर से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अवसमय यानी कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अवसमय यानी कन्वेंशन 8 हैं, जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संरचना यानी फ्रेमवर्क का एक अभिन्न हिस्सा है और उनका सदस्य राष्ट्रों के मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये अवसमय निम्नलिखित हैं। बलात्श्रम, फोर्स्ड लेबर पर अवसमय संख्या 29। बलात्श्रम के उन्मूलन पर अवसमय संख्या 105। समाज पारिश्रमिक पर अवसमय संख्या 100। भेदभाव, रोजगार एवं व्यवसाय पर अवसमय संख्या 111। न्यूनतम आय पर अवसमय संख्या 138। बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर अवसमय संख्या 182। संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर अवसमय संख्या 87। सामूहिक एवं संगठित सौदेबाजी के अधिकार पर अवसमय संख्या 98। उपर्युक्त में से 6 अवसमयों पर भारत ने पुष्टि की है। नोट: भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का पहला कार्यालय दिल्ली में 1928 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भारतीय श्रम विधानों पर प्रभाव देखते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द ILO ऑन इंडियन लेबर लेजिस्लेशन। जब किसी देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अवसमय यानी कन्वेंशन और सिफारिश यानी रिकमेंडेशन को अनुसमर्थ रेटिफाई किया जाता है तो उसे लागू करने की दृष्टि से नया विधान पारित किया जाता है तथा पुराने विधानों को संशोधन किया जाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन श्रम विधान को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसका प्रभाव भारतीय श्रम विधान पर भी पड़ा है, जो निम्नलिखित है। कार्य दिशाओं से संबद्ध कानूनों पर प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑन लॉज रिलेटिंग टू कंडीशंस ऑफ वर्क। इसके अंतर्गत कार्य के घंटे, साप्ताहिक विश्राम, मजदूरी, श्रम प्रशासन जैसे विभिन्न विषयों को श्रम अधिनियम में लागू किया जाता है। जैसे कारखाना अधिनियम 1948 में कार्य के घंटे, साप्ताहिक विश्राम, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत मजदूरी तथा इनका प्रशासन और निरीक्षण आदि आते हैं। बालकों और युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबद्ध कानूनों पर प्रभाव देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय और सिफारिश जो बालकों और युवा व्यक्तियों के नियोजन के संबंध में थे, भारत ने उसे अपने श्रम कानून में लागू कर इसकी पुष्टि की है। कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में न्यूनतम उम्र की सीमा 14 वर्ष रखी गई है। अवयस्कों की चिकित्सीय जांच, रात्रिकाल नाइट वर्क को कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत रखा गया है। इसके साथ ही स्त्रियों का नियोजन, महिलाओं के रात्रि पर प्रतिबंध, बच्चों और महिलाओं के भूमिगत कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया। स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण और समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया। सामाजिक सुरक्षा, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 जैसे श्रम विधानों में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय संख्या 18 को सम्मिलित किया गया है। औद्योगिक संबंध को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अभिसमय संख्या 11 के अंतर्गत श्रम अधिनियम 1926 को उपबंधों को लागू किया गया, जिसमें श्रमिक संगठन बनाने का अधिकार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। रोजगार एवं बेरोजगारी, नियोजन सेवा अभिसमय संख्या 88 के अनुसार राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय स्तर पर निःशुल्क सार्वजनिक नियोजन कार्यालय की स्थापना आवश्यक है। इन उपबंधों का नियोजन संबंधी कानून में से सम्मिलित किया गया। बलात्श्रम यानी फोर्स्ड लेबर अभिसमय संख्या 39 के उपबंध भारतीय संविधान में नियमित सम्मिलित हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। रोजगार एवं श्रम मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में से एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। श्रमिकों से संबंधित नीति जैसे औद्योगिक संबंध, नियोजक श्रमिकों के बीच सहयोग, श्रमिक विवाद का निपटान, वेतन का विनिमय, अन्य कारणों की स्थिति जैसे महिला श्रमिक, बाल श्रमिक आदि की सुरक्षा, श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा आदि प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह रोजगार सेवा के विकास और प्रशासन में तथा शिल्पकार यानी क्राफ्ट्समैन के प्रशिक्षण में राष्ट्रीय स्तर पर अहम भूमिका निभाता है। उपयुक्त सभी नीतियों पर कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जो केंद्र सरकार के नियंत्रण और दिशा निर्देश पर कार्य करता है। रोजगार एवं श्रम मंत्रालय के कार्य देखते हैं। श्रम एवं प्रबंधन के बीच सामंजस्यपूर्ण यानी हारमोनियस संबंधों को बढ़ावा देने और केंद्रीय क्षेत्रों में मजदूरी और कार्य के अन्य शर्तों को विनियमित करना है। श्रम कानून, पुरस्कार, समझौता, अनुशासन एंड डिसिप्लिन कोड जो औद्योगिक संबंध को सुदृढ़ करते हैं का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। खानों और कारखानों में काम करने की स्थिति और सुरक्षा को विनियमित करना है। राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार करना, भत्तों से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण करना है। विभिन्न श्रम विषयों पर पूछताछ, सर्वेक्षण और अनुशासन अध्ययन करने के लिए आंकड़े एकत्र करना और प्रकाशित करना है। प्रशिक्षण सह मार्गदर्शन केंद्रों के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को रोजगार की संभावना से संबंधित
कार्यक्रमों का संचालन करना है। खनन उद्योग, बीड़ी विनिर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करना है। बंधुआ मजदूर को पुनर्वास में सहायता करना है। असंगठित क्षेत्र में कुछ वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। औद्योगिक संबंध और श्रम के क्षेत्र में सामान्य रूप से प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान और परामर्श सेवा शुरू करना है। राष्ट्र के आर्थिक विकास हेतु सभी वर्गों के श्रमिकों को शिक्षित करना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना की निगरानी करना है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा के लिए नीतिगत ढांचे बनाना, राष्ट्रीय कार्यान्वयन और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना है। श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो देखते हैं। श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का एक संलग्न कार्यक्रम है जो श्रमिकों के नियोजन पर संबंधित आंकड़ों का संकलन, प्रसार और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन तथा रखरखाव में महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह श्रम संबंधी अध्ययन और सर्वेक्षण के साथ साथ कई केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को भी आवश्यक सहायता प्रदान करता है तथा श्रम संबंधी नियमित और अनियमित प्रकाशन करता है। लेबर ब्यूरो में महत्वपूर्ण योजनाएं, प्लान एंड नॉन प्लान कार्य, औद्योगिक श्रमिक, ग्रामीण श्रमिक और कृषि श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन और संरक्षण करता है। श्रम संबंधी कानूनों की समीक्षा करना, श्रमिकों की कार्य स्थिति या रहने की स्थिति के लिए विभिन्न पहलुओं के अध्ययन की दृष्टि से सर्वेक्षण करता है। श्रम सांख्यिकी की प्रतिक्रिया और गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह श्रम संबंधी प्रकाशन जैसे भारतीय श्रम जर्नल मासिक, भारतीय श्रम सांख्यिकी वार्षिक, भारतीय श्रम वर्ष पुस्तक वार्षिक करता है तथा श्रम अधिनियम वार्षिक संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी प्रकाशित करता है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। श्रम मंत्रालय में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय रोजगार विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के समन्वय के लिए सर्वोच्च संगठन है जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके साथ ही श्रम संबंधी अनुसंधान और विकास पर भी बल दिया जाता है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का उद्देश्य कारीगरों, शिल्प प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण सुविधाओं में विविधता लाना, उनके विस्तार के लिए संस्थान में प्रशिक्षण योजना तैयार करना और नियंत्रण करना। शिल्पकारों के प्रशिक्षण के अंतर्गत ITI और IT संबंधित राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थापित हुए उनको व्यवस्थित करना और संचालित करना है। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 लागू करना और उनका विस्तार करना है। कर्मचारी भविष्य निधि फंड यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के अंतर्गत अस्तित्व में आया। यह उद्योग तथा प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन फंड और लिंक बीमा फंड प्रदान करता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित 3 योजनाओं को शासित करना था। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, कर्मचारी पेंशन योजना 1995, कर्मचारी डिपॉजिट लिंक बीमा योजना 1976। ये तीनों योजनाएं श्रमिक को मौद्रिक लाभ यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। संचित भविष्य निधि के माध्यम से सेवानिवृत्त के समय पेंशन लाभ और मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को कवर किया जाता है। मुख्य श्रम आयुक्त, चीफ लेबर कमिश्नर। तो शाही श्रम आयोग यानी रॉयल कमीशन लेबर की सिफारिशों पर मुख्य आयुक्त का गठन, जिसे केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी भी कहा जाता है, अप्रैल 1945 को हुआ। इसका मुख्य कार्य औद्योगिक विवाद को निपटाना, श्रम कानूनों के क्रियान्वयन था। यह पहले एक मुख्य श्रम आयुक्त और 3 क्षेत्रीय आयुक्त में विभाग था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली। मुख्य श्रम आयुक्त का संगठन निम्नलिखित कार्यों के लिए सौंपा गया। समझौते मध्यस्थता के माध्यम से औद्योगिक विवाद का निवारण एवं निपटान, केंद्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों और नियमों को लागू करना, त्वरित न्यायिक कार्य करना, श्रम संघ सदस्यता का सत्यापन, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की अवैधानिक बैठक आयोजित करना, शिकायतों की जांच करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न रिपोर्टों को तैयार करना और नियंत्रण में मदद करना। मुख्य श्रम आयोग संगठन द्वारा लागू की गई विधियों पर संसद के प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्रालय को जानकारी देना। अन्य रोजगार मंत्रालय राज्य सरकार, नियोक्ता और कामगारों को द्वारा उठाए गए जटिल कानूनी मुद्दों की व्याख्या करना और स्पष्टीकरण में मंत्रालय की सहायता करना। मंत्रालय की सलाह के अनुसार संसदीय समिति और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडलों में भाग लेना इत्यादि। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ESIC। कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत श्रमिकों को उनके आश्रितों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना के दौरान बीमित व्यक्ति को चिकित्सा देखभाल नकद लाभ प्रदान किया जाता है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को आश्रित लाभ का भुगतान तथा अंतिम संस्कार का खर्च दिया जाता है।
तथा बीमित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती और चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना को नियोक्ता और कर्मचारियों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। नियोक्ता श्रमिकों के वेतन का 4.75% की दर से अनुदान करता है, जबकि श्रमिक अपने वेतन से 1.75 अनुदान करते हैं। श्रमिक प्रतिदिन 100 रुपये की मजदूरी अर्जित करते हैं तो उन्हें छूट दी जाती है। चिकित्सीय खर्च को श्रमिक और राज्य बीमा निगम तथा राज्य सरकार 7:1 के अनुपात में वहन करते हैं। निगम केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। निगम केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान देखते हैं। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान श्रम मंत्रालय की यह स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1974 में की गई। यह श्रम के क्षेत्र में प्रशिक्षण अनुसंधान का एक प्रमुख संस्थान है। इसके उद्देश्य देखते हैं, निम्नलिखित हैं। प्रशिक्षण और शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन, सेमिनार और कार्यशालाओं में सहयोग करना, अनुसंधान करने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में सहयोग करना। श्रम की योजना और कार्यान्वयन में आने वाली विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना, पुस्तकालय और सूचना सेवाओं की स्थापना तथा देखभाल करना। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी, नेशनल एकेडमी फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन सोशल सिक्योरिटी, जिसको बोलते हैं नेटरस। अब इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अकादमी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। यह संस्थान सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श में शामिल एक प्रमुख संस्थान के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय अकादमी के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान और 1 उप क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान है। राष्ट्रीय श्रम आयोग, नेशनल कमीशन ऑन लेबर। राष्ट्रीय श्रम आयोग एक भारतीय वैधानिक निकाय है जो श्रम कानून में बदलाव की सिफारिश करता है। प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर। श्रम पर पहला राष्ट्रीय आयोग 24 दिसंबर 1960 को न्यायमूर्ति पी.वी. गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। आयोग ने अगस्त 1969 में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रम समस्याओं के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग देखते हैं, सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग NCL की स्थापना 15 अक्टूबर 1999 को रविंद्र वर्मा की अध्यक्षता में की गई थी, जिसने 29 जून 2002 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। वेतन बोर्ड फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट, यानी कि वेज बोर्ड ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। विभिन्न कारणों से वेतन निर्धारण के संबंध में आने वाली समस्याओं को अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार ने वेतन बोर्ड का गठन किया। इसके अंदर श्रमिक और नियोक्ता स्वतंत्र सदस्य मिलकर कार्य करते हैं और सिफारिशों को अंतिम रूप देते हैं। सिर्फ वेज बोर्ड यानी वर्किंग जर्नलिस्ट और नॉन जर्नलिस्ट अखबार और समाचार एजेंसियों के श्रमिकों को छोड़कर सभी गैर वैधानिक होते हैं, यानी नॉन स्टैच्यूटरी होते हैं। इसलिए इसकी सिफारिशों को कोर्ट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। सूचकांक समीक्षा समिति ने भारत सरकार ने न्यायमूर्ति मजीठिया की अध्यक्षता में एक वेज बोर्ड का गठन 2007 में किया, जिसने 31 दिसंबर 2010 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और सरकार ने उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। सूचकांक समीक्षा समिति, इंडेक्स रिव्यू कमेटी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रोफेसर G.K. चड्डा की अध्यक्षता में एक सूचकांक समीक्षा समिति का गठन किया, जो मंत्रिपरिषद के मुख्य सलाहकार सदस्य थे। यह समिति गैर संवैधानिक निकाय होती है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देती है तथा वर्तमान मूल्य स्थिति पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और सुधार हेतु सिफारिश भी करती है। अब आते हैं लेबर रिफॉर्म्स, यानी श्रम सुधार। भारतीय संविधान में श्रम को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार दोनों श्रम संबंधी विषयों पर कानून बना सकते हैं, जैसे श्रम सुरक्षा संबंधी खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और बीमा और रोजगार और बेरोजगारी आदि। वर्तमान में भारतीय संसद द्वारा श्रम संबंधी सुधार की पहल की गई। वर्तमान में भारतीय संसद द्वारा श्रम संबंधी सुधार की पहल की गई, जो श्रम, वेतन, कार्य समिति, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, न्यूनतम मजदूरी, समान पारिश्रमिक जैसे विषयों पर आधारित है। उनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। मजदूरी संहिता 2019, यानी द कोड ऑन वेजेस 2090। मजदूरी संहिता अधिनियम 2019 वेतन, बोनस और इनसे संबंधित श्रम विधानों में संशोधन कर एक अधिनियम बनाया गया है। यह संहिता संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने और न्यूनतम मजदूरी के सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस कोड यानी संहिता के अंतर्गत 4 प्रकार के श्रम विधान जो मजदूरी से संबंधित उनको सम्मिलित करके एक रूप दिया गया है। वे विधान निम्नलिखित हैं।
मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949, बोनस मजदूरी अधिनियम 1965, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। मजदूरी संहिता यानी कोड ऑन वेजेज 2019 के अंतर्गत मजदूरी संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। विस्तारित कवरेज। मजदूरी संहिता ने केंद्र सरकार को संपूर्ण देश के सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय करने हेतु सशक्त किया है। हालांकि यदि राज्य चाहे तो केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी अपने राज्य अधिकार क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। मजदूरी संहिता सभी श्रमिकों पर लागू होती है। केंद्र सरकार मजदूरी संबंधित जैसे रेलवे, खान तेल क्षेत्र आदि स्थानों पर कार्यरत श्रमिकों का निर्णय लेगी तथा शेष रोजगार पर राज्य सरकारें निर्णय लेंगी। फर्श मजदूरी यानी फ्लोर वेज का निर्धारण केंद्र सरकार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में श्रमिकों के जीवन स्तर के मानकों के अनुरूप करेगी। फर्श मजदूरी को प्रत्येक 5 साल में संशोधन किया जा सकता है, जबकि अभी वर्तमान कानून के अंतर्गत 2 साल में संशोधित किया जाता है। फर्श मजदूरी को 5 साल में संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में 2 साल में संशोधित किया जाता है। फर्श मजदूरी निर्धारण से पूर्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से परामर्श ले सकती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड से परामर्श ले सकती है। न्यूनतम मजदूरी जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा तय की गई हो, हमेशा फर्श मजदूरी से अधिक होगी। फर्श मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से अधिक होने की स्थिति में केंद्र और राज्य सरकार उसे घटा नहीं सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण। यह संहिता नियोजकों यानी एम्प्लॉयर्स को न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन देने पर प्रतिबंध लगाती है। न्यूनतम मजदूरी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा तय होगी वह समय उत्पादन पर आधारित होगी, जो कि प्रत्येक 5 साल में एक बार संशोधन की जाएगी। न्यूनतम मजदूरी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित करते समय श्रमिकों की कुशलता और कार्य की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। ओवरटाइम की स्थिति में राज्य व केंद्र सरकार एक सामान्य दिवस के लिए कार्य के घंटों को तय करेगी। अगर श्रमिक सामान्य दिवस से अधिक कार्य करते हैं तो उसे अति समय यानी ओवरटाइम दिया जाएगा, जो कम से कम सामान्य मजदूरी से दोगुनी होगी, यानी कि ओवरटाइम के लिए एक्स्ट्रा मनी, वो भी डबल। मजदूरी का भुगतान सिक्कों में, करेंसी नोट्स में, चेक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड में दिया जाएगा। मजदूरी भुगतान की समय सीमा तिथि नियोजक द्वारा निर्धारित की जाएगी। यह प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक भी हो सकती है। मजदूरी संहिता के अंतर्गत मजदूरी में कटौती निम्नलिखित आधारों पर की जाएगी। जुर्माना यानी फाइन्स। कार्य से अनुपस्थित रहने, नियोजकों द्वारा सुविधाएं देने, नियोजकों द्वारा श्रमिकों को अग्रिम मजदूरी देने की स्थिति में कटौती की जाएगी। मजदूरी संहिता 2019 के अनुसार कटौतियां श्रमिकों की कुल मजदूरी का 50% से अधिक नहीं होगा। अधिलांश यानी बोनस का निर्धारण। सभी श्रमिकों को उनकी मजदूरी का 8.33% वार्षिक दर पर या 100 रुपये जो भी अधिक हो बोनस के रूप में दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियोजक अपने कुल लाभ का 20% श्रमिकों में उनकी मजदूरी के अनुपात में प्रतिवर्ष वितरित करेगा। लैंगिक भेदभाव, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यह संहिता लैंगिक भेदभाव यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो या तो मजदूरी संबंधित हो या वर्दी संबंधी हो या कार्य की प्रवृत्ति या एक समान हो को प्रतिषेध यानी प्रोहिबिट्स करता है। दंड यानी पेनाल्टी देखते हैं। इस संहिता के अंतर्गत दंड का प्रावधान भी है। यदि कोई नियोजक निर्धारित मजदूरी से कम देता है या इस संहिता के प्रावधानों के विपरीत काम करता हो तो उसे 3 माह की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। मजदूरी संहिता कोड ऑन वेज 2019 के लाभ। मजदूरी की परिभाषा बहुलता एवं मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेजेज डेफिनेशंस को समाप्त करता है। न्यूनतम मजदूरी का पूरे देश में श्रमिकों की कुशलता, कार्य की प्रवृत्ति और रोजगार के स्थान के अनुसार लागू करता है। नियोक्ताओं के लिए मुकदमेबाजी के साथ साथ अनुपालन लागत को भी कम करता है। औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019। श्रम कानून में एकरूपता, अनुपालन में आसानी और सुधार हेतु राष्ट्रीय आयोग ने वर्तमान में औद्योगिक संबंधित अधिनियम को समेकित करने की सिफारिश की। औद्योगिक संबंध संहिता 2019 के अंतर्गत श्रम संघ की मान्यता, हड़ताल और तालाबंदी के लिए सूचना, स्थायी आदेश, औद्योगिक विवाद निपटाने संबंधी प्रावधानों को प्रदान करता है। यह पूर्व के 3 श्रम कानून को परिवर्तित करता है जो निम्नलिखित हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, श्रम संघ अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश 1946। औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2019 की विशेषताएं। यह विधेयक धर्मार्थ यानी चैरिटेबल और परोपकारी कार्य यानी
कार्य करने वाले घरेलू काम करने वाले प्रतिष्ठानों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। श्रम संघ पंजीकरण और मान्यता संबंधी प्रावधान। श्रम संघ पंजीकरण संबंधी प्रावधान। 7 या उससे अधिक सदस्य श्रम संघ पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा ऐसे श्रम संघ जिनमें कम से कम 10% श्रमिकों की सदस्यता हो या कम से कम 100 श्रमिक हो, उन्हें मान्यता प्रदान की जाएगी। समग्र सदस्यता 7 श्रमिकों के नीचे नहीं की जाती है। श्रम संघ में बाहरी सदस्यों की संख्या श्रम संघ की कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 होनी चाहिए और या 5 सदस्य होने चाहिए या इन दोनों में जो कम होना चाहिए। श्रम संघ मान्यता संबंधी प्रावधान। किसी श्रम संघ को मान्यता देने का अधिकार केंद्र या राज्य सरकार को है। प्रतिष्ठान में वार्ता संघ यानी निगोशिएशन यूनियन का गठन किया जाएगा जिसमें कम से कम 75% श्रमिक इसके सदस्य होंगे। अगर किसी श्रम संघ के पास 75% से अधिक सदस्य नहीं है तो वहां वार्ता परिषद यानी निगोशिएशन काउंसिल का गठन होगा जिसमें 10% श्रमिक इसके सदस्य होंगे। हड़ताल और तालाबंदी संबंधी प्रावधान देखते हैं। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकता है अगर उसने हड़ताल के 7 दिन पहले प्रतिष्ठान को सूचित न किया हो या नोटिस देने के 14 दिनों के भीतर हड़ताल करता है तो वह अवैध माना जाएगा। तालाबंदी संबंधी प्रावधान भी हड़ताल के प्रावधानों के समान है जिसमें नियोक्ता द्वारा अस्थायी रूप से प्रतिष्ठानों को बंद करना, कार्य स्थगित करना और कार्यरत श्रमिकों को काम करने से मना करना इत्यादि आता है। कामबंदी, ले ऑफ, छटनी, रिट्रेंचमेंट संबंधी प्रावधान। औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2019 ने कामबंदी यानी ले ऑफ को प्रभावित किया है जिसके अंतर्गत जब कोई नियोक्ता कोयला, ऊर्जा, मशीनों की खराबी इत्यादि कारण किसी कर्मचारी को रोजगार देने में असमर्थ महसूस करता है जबकि किसी कर्मचारी को अनुशासनहीनता के अतिरिक्त किसी और कारण सेवा से बर्खास्त किया जाए तो उसे छटनी कहते हैं। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों जिनमें कम से कम 50 श्रमिक पिछले 1 साल से निरंतर कार्यरत हैं तो कामबंदी की स्थिति में उन्हें मूल वेतन यानी बेसिक वेज का 50% और महंगाई भत्ता देना होगा अगर छटनी होती है तो। ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें कम से कम 50 कर्मचारी पिछले 1 साल से निरंतर कार्यरत हैं तो और सेवा प्रदान कर रहे हैं तो उन्हें छटनी की स्थिति में 1 माह पूर्व सूचना देना या 1 माह का वेतन और प्रत्येक वर्ष के निरंतर सेवा देने के कारण 15 दिनों का वेतन देना होगा। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन यानी कि विवाद समाधान। ऐसे प्रतिष्ठानों में जिनमें 100 या उससे अधिक कर्मचारी हों तथा वहां कार्य समिति यानी वर्क्स कमेटी का गठन होगा जिसमें नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि होंगे जो विवाद समाधान में सहयोग करेंगे। औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2019 मध्यस्थता आर्बिट्रेशन की व्यवस्था करता है यद्यपि दोनों पार्टी अथवा नियोजक और कर्मचारी की सहमति हो। विवाद समाधान हेतु केंद्र और राज्य सरकार सुलह अधिकारी यानी काउंसिलेशन ऑफिसर की नियुक्ति करता है जो मध्य स्थिति करके विवाद सुलझाने का प्रयास करता है। विवाद समाधान हेतु औद्योगिक न्यायाधिकरण यानी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का गठन होता है जो विवाद का फैसला 30 दिनों के भीतर लागू होता है। जो विवाद का फैसला आता है वो 30 दिनों के भीतर लागू हो जाता है। स्थायी आदेश संबंधी प्रावधान स्टैंडिंग ऑर्डर। ऐसे सभी प्रतिष्ठान जहां 100 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हो उन्हें संहिता अनुसूची के अंतर्गत विषयों पर अस्थायी आदेश तैयार करना होगा। केंद्र सरकार एक आदर्श स्थायी आदेश तैयार करेगी जिसके आधार पर सभी प्रतिष्ठान अपना स्थायी आदेश तैयार करेंगे जो कि कर्मचारियों के वर्गीकरण, कार्य के घंटे, मजदूरी दर, विवाद समाधान, सेवा शर्तों पर आधारित होगी। अगर कोई नियोक्ता सेवा शर्तों को बदलना चाहता है तो उसे कर्मचारियों को सूचित करना होगा। यह संहिता नियोक्ता, कर्मचारी, श्रम संघ तथा को अनुचित श्रम व्यवहार अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस से रोकता है जो अनुसूची में सूचीबद्ध है। अपराध और दंड ऑफेंस एंड पेनाल्टी देखते हैं। औद्योगिक संबंध संहिता 2019 के अंतर्गत यह निर्दिष्ट है कि अगर कोई प्रतिष्ठान जहां 100 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हो बिना समुचित सरकार की अनुमति के बिना के कार्यबंदी, छटनी या बंदी करता है तो 1 लाख या 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। अवैध हड़ताल की स्थिति में 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना, एक माह कारावास या दोनों हो सकती है। अवैध तालाबंदी इलीगल लॉकआउट की स्थिति में नियोजक को 15,000 रुपये से 15,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना या 1 माह का कारावास या दोनों हो सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पूर्व के 9 सामाजिक सुरक्षा कानून को प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस करता है। वे कानून निम्नलिखित हैं: कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, उपदान संदाय अधिनियम 1972, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948।
सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम 1981, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, रोजगार विनिमय अधिनियम 1959, मातृत्व प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक उपकर अधिनियम 1996। सामाजिक सुरक्षा संहिता को मुख्य उद्देश्य संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कार्य करने वाले श्रमिकों का कल्याण करना हो तथा इससे संबंधित कई नए पहलुओं को प्रस्तुत करना जो वर्तमान में कानून में नहीं है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के मुख्य प्रमुख स्वरूप। इस संहिता के अंतर्गत केंद्र सरकार श्रमिकों के लाभ हेतु विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करते हैं, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी जमा लिंक योजना इत्यादि। ये सभी भविष्य निधि, पेंशन निधि, बीमा योजना प्रदान करते हैं। सरकार बीमारी, प्रसूति तथा दूसरे लाभों को कर्मचारी राज्य बीमा द्वारा प्रदान करती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के कार्य करने वाले श्रमिकों को भी विभिन्न प्रकार के लाभों जैसे जीवन और असक्तता यानी डिसेबिलिटी लाभ प्रदान करती है। गिग श्रमिक, इसके अंतर्गत ऐसे श्रमिक आते हैं जो पारंपरिक कर्मचारी नियोक्ताओं के संबंध से बाहर हों, जैसे फ्रीलांसर। प्लेटफॉर्म श्रमिक, ऐसे श्रमिक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हुए अन्य संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंचते हैं, उन्हें विशिष्ट सेवा प्रदान करके पैसा कमाते हैं। असंगठित श्रमिक, ऐसे श्रमिक गृह आधारित और स्व नियोजित श्रमिक शामिल हैं। इसके अंतर्गत गीग श्रमिक, प्लेटफॉर्म श्रमिक और स्वनियोजित श्रमिक आते हैं। विस्तार और पंजीकरण, कवरेज एंड रजिस्ट्रेशन। सामाजिक सुरक्षा संहिता योजना के लिए अलग अलग प्रयोज्यता सीमा एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड को निर्दिष्ट करता है, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत, जबकि कर्मचारी राज्य बीमा योजना ऐसे प्रतिष्ठानों में लागू होगा जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी हों। ऊपरी योजना वाले सभी प्रतिष्ठानों को संहिता के अंतर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है। यदि वो किसी दूसरे श्रम विधान के अंतर्गत पंजीकरण नहीं हो तो केंद्र सरकार द्वारा प्रयोज्यता सीमा एप्लीकेबिलिटी थ्रेशोल्ड को संशोधित किया जा सकता है। कंट्रीब्यूशन या योगदान देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना नियोजक और श्रमिक द्वारा वित्त पोषित फाइनेंस्ड किए जाएंगे। उपदान, संदाय, प्रसूति हित लाभ, कर्मकार क्षतिपूर्ति इत्यादि ये सभी नियोजक द्वारा वित्त पोषित होंगे। गीग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म श्रमिक यानी प्लेटफॉर्म वर्कर्स तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए योजना के अंतर्गत श्रमिक नियोजक और समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट योगदान देंगे। सामाजिक सुरक्षा संगठन, सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, यह संहिता सामाजिक सुरक्षा योजना के प्रशासन हेतु विभिन्न संगठनों की स्थापना प्रदान करता है। इसके अंतर्गत आते हैं न्यासा यानी ट्रस्टी का एक केंद्रीय बोर्ड जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त यानी सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमीशन द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी जमा लिंक योजना का प्रशासन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम की अध्यक्षता करता है तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्रशासित करता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड जिसकी अध्यक्षता केंद्र और राज्य के मंत्री श्रम रोजगार हेतु असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए करते हैं। राज्य स्तरीय भवन निर्माण श्रमिकों के लिए योजना का प्रशासन करने हेतु सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष। निरीक्षण और अपील, इंस्पेक्शंस एंड अपील, इस संहिता के अनुपालन हेतु समुचित सरकार एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट निरीक्षक की नियुक्ति करता है। निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध समुचित सरकार अपीली प्राधिकरण अपीलेट अथॉरिटी को सूचित कर सकता है, जैसे मातृत्व हित लाभ में लाभ न देने की स्थिति में। संहिता न्यायिक निकायों को निर्दिष्ट करता है जो प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश से अपील सुन सकता है। ऑफेंस एंड पेनाल्टी देखते हैं। यदि कोई नियोक्ता श्रमिकों का वेतन काटकर इस संहिता के अंतर्गत योगदान करता है तो उसे 1 से 3 साल की सजा या 1 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। गलत विवरण देने पर 6 माह का कारावास। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक 2019। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता विधेयक 2019। यह संहिता वर्तमान के 13 केंद्रीय श्रम विधानों को सरल और परिवर्तित कर एक नए रूप में प्रस्तुत करता है जिनके संबंध सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति से है। इसके अंतर्गत आने वाले मुख्य केंद्रीय श्रम विधान निम्नलिखित हैं। कारखाना अधिनियम 1948, अनुबंध श्रम नियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक यानी रोजगार नियमन और सेवा शर्तें अधिनियम 1996, सिनेमा और थिएटर श्रमिक नियमन और रोजगार अधिनियम 1981, खान अधिनियम 1952, गोदी यानी डॉक श्रमिक अधिनियम 1986, अंतर्राज्यीय प्रवासी माइग्रेट श्रमिक अधिनियम 1979। प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। कवरेज, यह संहिता 10 या उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों तथा खानों तथा गोदी यानी डॉक्स में कार्यरत श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को विनियमित करने का प्रयास करते हैं।
कर्मचारी के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति आते हैं जो प्रबंधन, प्रशासन और पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त है, जिनका मासिक वेतन कम से कम 15,000 रुपये है। यह संहिता प्रशिक्षित कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं। अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस और पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। इस संहिता के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों को पंजीकरण संहिता के आने के 60 दिनों के अंदर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त अधिकारी से कराना अनिवार्य होगा। कारखाना, खानों और बीड़ी सिगरेट जैसे प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। नियोक्ता और कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्य। नियोक्ता के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, ऐसा कार्यस्थल प्रदान करना जो खतरों से मुक्त हो। अधिसूचित प्रतिष्ठान में कर्मचारी को वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षा प्रदान करना। कर्मचारियों को नियुक्त पत्र प्रदान कराना और कार्यस्थल पर दुर्घटना जैसे कर्मचारियों की मृत्यु या कोई गंभीर शारीरिक क्षति पहुंची हो प्रशंसनीय अधिकारी या रिलेवेंट अथॉरिटी को सूचित करना। कारखानों, खानों, गोदी एंड डॉक्स, बागान, भवन निर्माण में जोखिम मुक्त कार्य वातावरण संबंधित अतिरिक्त कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य देखते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयज। कर्मचारियों को अपने स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान रखना, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी मानकों का अनुपालन करना और निरीक्षक को असुरक्षित कार्य घटनाओं की रिपोर्टिंग करना इत्यादि कर्मचारी के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। कर्मचारी को नियोक्ता से सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सम्मिलित है। काम के घंटे और छुट्टी। काम के घंटे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के प्रतिष्ठानों के लिए काम के घंटे अधिसूचित किए जाते हैं। अधिसूचित ओवर टाइम कार्य हेतु दैनिक मजदूरी की दोगुनी राशि देय होगी, परंतु अधिसमय के लिए श्रमिकों की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी। छंटनी लीव। कर्मचारियों को एक सप्ताह में 6 दिनों से ज़्यादा कार्य नहीं किया जा सकता है। उन्हें प्रत्येक 20 दिनों में 1 दिन की छुट्टी देनी होगी। कार्य की स्थिति और कल्याणकारी सुविधाएं। कंडीशंस एंड वेलफेयर फैकल्टीज। कार्य की स्थिति जैसे स्वच्छ कार्य वातावरण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए। कल्याणकारी सुविधाएं, वेलफेयर फैकल्टीज। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सुविधाएं जैसे कैंटीन, प्राथमिक उपचार साधन यानी फर्स्ट एड बॉक्स, शिशु कक्ष, क्रीच आते हैं। कारखाने, खानों, गोदी, भवन निर्माण में कार्य करने वाले श्रमिकों को अतिरिक्त सुविधाएं जैसे कल्याण अधिकारी स्थायी आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। अब संबंधित अधिकारी देखते हैं यानी रिलेवेंट अथॉरिटीज। निरीक्षक यह सुविधा प्रदान करने वाला इंस्पेक्शन फैकल्टियार। इसका कार्य घटनाओं का निरीक्षण करना होता है तथा इसके अतिरिक्त खतरनाक स्थितियों में कार्य से मना करना इत्यादि। सलाहकार बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड। केंद्र और राज्य सरकार केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर सलाहकार बोर्ड की स्थापना करेगी जो सुरक्षा स्वास्थ्य संबंधी सलाह के साथ साथ इससे संबंधित कानून का अनुपालन में सहयोग करेगी। सुरक्षा समिति यानी सेफ्टी कमेटी देखते हैं। कुछ निश्चित वर्गों के कर्मचारियों के लिए समुचित सरकार द्वारा कुछ प्रतिष्ठानों में सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में कर्मचारी और नियोजक के प्रतिनिधि समान अनुपात में होंगे। यह समिति नियोजन और कर्मचारियों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगी। सुरक्षा समिति में नियोजक भी होंगे और कर्मचारी भी, और सभी समान अनुपात में, इक्वल। अपराध और जुर्माना देखते हैं। ऑफेंस एंड पेनाल्टीज। संहिता विभिन्न अपराधों को निर्दिष्ट करता है, जैसे एक ऐसा अपराध जिससे कर्मचारी की मृत्यु हो जाए उसके लिए 2 साल के कारावास या 5 लाख की जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। जुर्माने का 50% पीड़ित के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी कानून का उल्लंघन करने पर नियोक्ता पर 2 और 3 लाख के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई नियोक्ता इस संहिता की अवहेलना करता है तो उसे 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। प्रथम बार, फर्स्ट टाइम कि अपराध जिसमें केवल जुर्माना हो को 50% से अधिक राशि भुगतान करके जुर्माने को सुलझाया जा सकता है। फर्स्ट टाइम। वर्तमान में श्रम कानून का विकास। देखते हैं। 2020 श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2019 में 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करने हेतु 4 विधेयक लाए हैं, जिनका उद्देश्य मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति को विनियमित करना था।
वेतन संबंधी बिल को भारतीय संसद में से पारित कर दिया गया, परंतु बाकी दूसरे बिल को स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी को संदर्भित किया गया। हाल ही में 29 सितंबर 2020 स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सभी पुराने बिल को नए बिल में परिवर्तित किया गया है। संशोधित बिल इस प्रकार है, यानी पुराने बिलों को नए बिलों में परिवर्तित कर दिया गया है। और कुछ संशोधित बिल इस प्रकार: औद्योगिक संबंध संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2019 में संशोधन कर औद्योगिक संबंध संहिता 2020 लाया गया। इसके अंतर्गत दिए गए प्रावधान निम्नलिखित हैं: छूट एग्जेप्शंस। समुचित सरकार किसी भी नए प्रतिष्ठान को या तो प्रतिष्ठान वर्गों को इस संहिता के प्रावधानों में सार्वजनिक हित यानी पब्लिक इंटरेस्ट हेतु छूट प्रदान कर सकती है। स्थायी आदेश स्टैंडिंग ऑर्डर। औद्योगिक संबंध संहिता 2019 के अनुसार ऐसे सभी प्रतिष्ठान जिनमें 100 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें औद्योगिक प्रतिष्ठान संहिता के लिए अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों में पर स्थायी आदेश तैयार करना होगा। लेकिन औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अनुसार यह उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां कम से कम 300 कर्मचारी हों, तथा स्थायी आदेश संबंधी प्रावधान 100 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। 2019 विधेयक केंद्र सरकार को सीमा संशोधन का अधिकार देता है, परंतु 2020 के विधेयक में इसे हटा दिया गया है। 2019 के विधेयक के अनुसार अगर स्थायी आदेश स्टैंडिंग ऑर्डर किसी प्रतिष्ठान में जहां 100 कर्मचारी ही लागू होते हैं तो कर्मचारियों की संख्या 100 से कम होने की स्थिति में भी लागू रहेगा, परंतु 2020 के विधेयक में इसे हटा दिया गया। बंदी यानी क्लोजर, कामबंदी, लेऑफ और छटनी रिट्रेंचमेंट देखते हैं। 2019 विधेयक के अनुसार ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 हो, उन्हें बंदी या छटनी से पूर्व सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य था, परंतु 2020 के विधेयक में श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर 100 से 300 कर दी गई है तथा केंद्र सरकार को किसी प्रतिष्ठान में श्रमिकों की संख्या की सीमा तय करने का अधिकार दिया गया है। अब कोई भी प्रतिष्ठान बंदी, कामबंदी और छटनी करने से पूर्व अधिसूचना जारी करके केंद्र सरकार से अनुमति ले सकता है। वार्ता संघ और परिषद यानी निगोसिएशन यूनियन एंड काउंसिल। 2019 विधेयक के अनुसार ऐसे श्रम संघ जिनमें 75% श्रमिक संघों के सदस्य हों तो उन्हें वार्ता संघ की भूमिका के लिए मान्यता प्राप्त होगी, जबकि 2020 विधेयक ने श्रम संघ की श्रमिक प्रतिशत की सीमा को 75% से घटाकर 51% कर दी है। 2019 विधेयक के अनुसार वार्ता परिषद के लिए संघ के सदस्यों में कम से कम 10% सदस्य श्रमिक होने चाहिए, जिसमें 2020 के विधेयक में बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। नया प्रावधान जो 2020 के विधेयक में जोड़ा गया। 2020 के विधेयक के अनुसार पदच्युत यानी डिसमिसेस, पदच्युत, छटनी, निष्कासन संबंधित विवाद होने पर 45 दिनों के बाद कर्मचारी प्राधिकरण ट्रिब्यूनल में आवेदन दे सकता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रतिष्ठानों का आकार, कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन के आधार मानकर तय किया जाएगा, लेकिन सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 ने इसे परिवर्तित कर दिया है। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार इस संहिता को किसी भी प्रतिष्ठान में अधिसूचित कर लागू कर सकती है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के अनुसार केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा निधि का गठन संगठित क्षेत्र के कर्मचारी यानी गीग कर्मचारी, ठीक है, गीग कर्मचारी जो बाहर के कर्मचारी होते हैं, प्लेटफार्म कर्मचारी के लिए करेगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा निधि का गठन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी किया जाएगा। गीग कर्मचारियों और प्लेटफार्म कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए प्रावधान भी बनाए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के अनुसार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रशासन हेतु केंद्रीय और राजकीय स्तर के विभिन्न बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड गीग मजदूरों और प्लेटफार्म मजदूरों के कल्याण संबंधित कार्य करेगा और इससे संबंधित योजनाओं की सिफारिश और निगरानी करेगा। 2019 के विधेयक के अनुसार उपादान यानी ग्रेच्युटी की राशि उसी कर्मचारी को देय होगी जो किसी प्रतिष्ठान में कम से कम 5 वर्षों से कार्य कर रहा हो। 2020 विधेयक ने संदाय अवधि के 5 वर्षों से लेकर 3 वर्ष कर दिया है। 2019 विधेयक के अनुसार अधिकृत अधिकारी अपील संबंधी विषयों पर विचार करेगा और कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा संबंधी विवाद को सुलझाने हेतु पूछताछ और जांच करेगा। पीड़ित पार्टी यानी एग्राइव्ड पार्टी आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन दे सकता है। 2020 विधेयक ने आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन जैसे प्रावधानों को हटा दिया है। 2020 विधेयक के अनुसार अपराध की स्थिति में जैसे निरीक्षक के कार्य को बाधित करने की स्थिति में 1 वर्ष का कारावास की सजा से हटाकर 6 माह कर दिया है तथा अवैध तरीके से श्रमिकों के योगदान को उनके वेतन से काटने की स्थिति में नियोजक को 1 वर्ष का कारावास की सजा 50,000 रुपये जुर्माने से हटाकर 50,000 रुपये जुर्माने की राशि तय की गई, यानी 1 साल की सजा कैंसिल कर दी गई, 50,000 रुपये जुर्माने की राशि अभी भी है।
राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड में केंद्र सरकार के अधिकारियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया है। इसमें असंगठित श्रमिकों की सदस्य संख्या 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। राज्य बोर्ड के सदस्यों को 6-7 से कर 10 किया गया है। सर्वव्यापी महामारी यानी पेंडेमिक, स्थानीय एंडेमिक और राष्ट्रीय आपदा नेशनल रजिस्टर की स्थिति में केंद्र सरकार भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा में नियोक्ता कर्मचारियों के योगदान को 3 महीने तक के लिए घटा सकता है। व्यवसाय सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। 2019 विधेयक के अनुसार समुचित सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी प्रतिष्ठान को इस संहिता के प्रावधान को लागू न करने की छूट दे सकता है, लेकिन 2020 विधेयक के अनुसार केवल राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ाने हेतु कुछ नए कारखानों को छूट दे सकती है। 2019 विधेयक के अनुसार कारखाना ऐसा परिसर है जहां 10 श्रमिक पावर के सहयोग के कार्य करते हों, 20 श्रमिक बिना शक्ति के सहयोग से कार्य करते हो, कारखाना कहलाता है। लेकिन 2020 विधेयक के अनुसार ऐसा परिसर जहां 20 श्रमिक शक्ति के सहयोग से और 40 श्रमिक बिना शक्ति के सहयोग से कार्यरत हों, कारखाना कहलाता है। यानी कि ये डबल 10 शक्ति से तो 20 बिना शक्ति के, अगर 20 शक्ति के तो 40 बिना शक्ति के। 2020 विधेयक के अंतर्गत कारखाने की परिभाषा में खानों में एनिमाइज को सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि विधेयक 2020 द्वारा उपरोक्त प्रावधान रद्द कर दिए गए। 2020 विधेयक के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी मजदूरों का विस्तृत रिकॉर्ड पोर्टल पर उपलब्ध होगा तथा ऐसे मजदूर आधार तथा स्वयं घोषित सेल्फ डिक्लेरेशन के द्वारा पंजीकृत हो सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु 2020 विधेयक के अनुसार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु एक सामाजिक सुरक्षा निधि सोशल सिक्योरिटी फंड तैयार होगा, जिसमें सरकार निधि के पैसों के लिए स्रोत तय करेगा। श्रम कानून के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का फैसला। श्रम कानून के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का फैसला है। लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऑन लेबर लॉज, सामाजिक कल्याण अधिनियम सोशल वेलफेयर एक्ट, कोसे वर्क्समैन बीएस फॉर फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी इन इंडिया वीएस मैनेजमेंट एयर 1973। जो केस है बर्गमैन ऑफ, ठीक है, फायरस्टोन टायर एंड रबर कंपनी ऑफ इंडिया, ये इनका हुआ था मैनेजमेंट एयर 1973। विवरण है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की। धारा 11A की व्याख्या संबंधित प्रश्न। धारा 11A के अंतर्गत सेवा से बर्खास्त कर्मचारियों को राहत देने तो श्रम न्यायालय अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरणों की शक्ति। निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 भारतीय संसद द्वारा श्रमिकों के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखकर पारित किया गया है, इसलिए यह सामाजिक कल्याण अधिनियम है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार देखते हैं। केस है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीएस नेशनल यूनियन वाटरफ्रंट वर्कर्स एयर इंडिया 2001। विवरण। अनुबंधन मजदूरी विनिमय एवं उन्मूलन अधिनियम 1970। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशंस एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970 के अंतर्गत समुचित सरकार किसे कहा जाएगा। निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि कोई भी उद्योग या उपक्रम जो केंद्र सरकार द्वारा दी गई शक्ति या अनुमति से चलाया जा रहा हो तो उसे स्थिति में समुचित सरकार केंद्र सरकार होगी। राज्य सरकार। केस हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स बीएस वर्कमैन एयर 1975। विवरण है। इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल की सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10A(1) से संबंधित अधिनिर्णय यानी एजुकेशन के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण से कहा है। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने इसका फैसला कर्मकारों के पक्ष में सुनाया, जिस कंपनी द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और कहा गया कि राज्य सरकार विवाद के निपटाने हेतु समुचित सरकार नहीं है। निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय में कहा है कि कंपनी पश्चिम बंगाल में स्थित है तथा श्रमिकों को मजदूरी प्रदान की जाती है। वे प्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकार के नियंत्रण में रहते हैं। अगर वहां औद्योगिक शांति भंग होती है तो उसके निवारण हेतु पश्चिम बंगाल सरकार ही समुचित सरकार मानी जाएगी, जो शांति स्थापित करने में सहयोग करेगी। कारखाना की परिभाषा देखते हैं। केस बेंगलोर वाटर सप्लाई बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड बीएस राजप्पा 1978। विवरण है कि इसके अंतर्गत बेंगलोर वाटर सप्लाई के कर्मचारियों को सीवरेज बोर्ड के प्रबंधकों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें यह प्रश्न उठा कि बेंगलोर वाटर सप्लाई एक कारखाना नहीं है, इसलिए यह श्रम न्यायालय के अधिकृत क्षेत्र में नहीं आता। निर्णय हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि वे सभी संगठित गतिविधियां वाले तत्व जिन्हें व्यापार या व्यवसाय नहीं माना जाता है उद्योग कहलाता है, इसलिए अधिनियम के अनुसार बेंगलोर वाटर सप्लाई एक उद्योग है। व्यक्तिगत विवाद एवं औद्योगिक विवाद देखते हैं कि सेंट्रल प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट सर्विस नागपुर बीएस रघुनाथ गोपाल पटवर्धन
1957 विवरण है, एक कर्मचारी को कंपनी में चोरी का दोषी ठहराया गया। कंपनी द्वारा घरेलू पूछताछ हुई जिसमें उसे दोषी पाया गया। उसे कंपनी से दुराचार और घोर लापरवाही के आधार पर निष्कासित कर दिया गया। इस फैसले को चुनौती देने हेतु व्यक्ति कंपनी के विरुद्ध औद्योगिक न्यायालय इंडस्ट्रियल कोर्ट में गया। वहां न्यायालय ने व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि यह औद्योगिक विवाद नहीं है बल्कि यह व्यक्तिगत विवाद है। इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दिया है, वहां कहा गया कि औद्योगिक विवाद नहीं है बल्कि यह व्यक्तिगत विवाद है। इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। और देखो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा, तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नियोक्ता और एक कर्मचारी के बीच का विवाद औद्योगिक विवाद नहीं है। यह औद्योगिक विवाद तब कहलाता है जब विषय को श्रम संघ या कंपनी के कर्मचारियों द्वारा उठाया जाता है। अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2K के तहत इसे व्यक्तिगत विवाद माना गया है। कर्मकार की परिभाषा, केस अरकल गोविंद राजराव BS शिवा गैगई ऑफ इंडिया लिमिटेड। विवरण, इस केस में अपीलकर्ता कंपनी में स्टेनोग्राफ एवं अकाउंटेंट का कार्य करता था। बाद में उसे प्रमोशन के बाद सहायक बनाया गया और बाद में उसे निष्कासित कर दिया गया, यानी टर्मिनेट कर दिया गया। यह विवाद श्रम न्यायालय तक पहुंचा जहां न्यायालय ने यह कहा कि अपीलकर्ता यानी कर्मकार की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि वह क्लर्क के पद पर रहते हुए प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षक का भी काम करता था, इसलिए उसे ऑफिस कार्य में नियुक्त किया गया था। अब निर्णय क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि अपीलकर्ता वास्तव में औद्योगिक विवाद अधिनियम में उल्लेखित धारा 2(5) के अंतर्गत एक कर्मकार है, लेकिन अपीलकर्ता को अगर अपने काम की प्रकृति के अतिरिक्त कार्य दिया गया है जैसे पर्यवेक्षक का कार्य तो उसे बुनियादी यानी बेसिक कार्य के आधार पर माना जाएगा। अतिरिक्त कार्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा और इस आधार पर उसे कर्मकार नहीं माना जाएगा। हड़ताल एवं तालाबंदी केस, सिंडिकेट बैंक VS उमेश नायक 1995। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रश्न था कि हड़ताल चाहे वैध हो या अवैध, क्या कर्मकार को हड़ताल अवधि के लिए मजदूरी दे होगी या नहीं। अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय जो दिया है वो निर्णय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो ऐसी हड़ताल अवैध मानी जाएगी। लेकिन हड़ताल को उचित और अनुचित कर्मकारों की मांग की प्रकृति उनकी सेवा की शर्तों के आधार पर ही ठहराया जा सकता है। इसके लिए प्राथमिक पूछताछ परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कर्मकार और नियोक्ता के बीच विवाद से निपटने का अंतिम हथियार कर्मकारों के पास हड़ताल है और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत हड़ताल को और सही से परिभाषित किया जा सकता है, न कि हड़ताल के अधिकार को कर्मकारों से छीना जा सकता है। छठवीं देखते हैं केस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे VS लेबर एप्लीएट ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया 1957 ने छटनी की अवधारणा को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 200 के अंतर्गत प्रभावित किया गया, जिसमें छटनी किए गए कर्मचारी को मुआवजा भी देने का प्रावधान है। इस मामले में अपीलकर्ता कंपनी द्वारा कर्मचारी को कदाचार के लिए दावेदार मानते हुए कार्ड बताओ नोटिस जारी किया गया था। एक जांच आयोजित की गई। जांच में पाया गया कर्मचारी कंपनी में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए अपीलकर्ता कंपनी ने उसकी सेवा समाप्त कर दी। निर्णय, पीड़ित कर्मचारी इस मामले को श्रम न्यायालय ले गया और कंपनी सेवा बहाल करने तथा मुआवजा की मांग करने लगा क्योंकि उसे अवैध तरीके से हटाया गया था। श्रम न्यायालय ने अपीलकर्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने की अनुमति दी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने क्या देखा, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि याचिकाकर्ता को दुराचार के आधार पर सेवा समाप्त की गई है, जो कि छटनी की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए मुआवजे का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि छटनी में किसी व्यक्ति को अच्छे विश्वास में राहत मिलती है, न कि किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सजा के रूप में। काम बंदी, ले ऑफ, मैनेजमेंट ऑफ खैर्स बेटा स्टेट कोटागिरी VS राजा मानिक्कम केस है 1960 का। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25C के अंतर्गत कार्यबंदी ले ऑफ के प्रावधानों के आधार पर कर्मकारों ने मुआवजे की मांग न मिलने पर अपीलकर्ता कंपनी के प्रबंधक को गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा कर्मचारियों ने गंभीर परिणामों को भुगतने की धमकी भी प्रबंधन को दी। इस प्रकार श्रम न्यायालय के समक्ष एक क्लेम दायर किया गया। इसे श्रम न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की स्वीकृति मिली। निर्णय देखो, तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में सर्वप्रथम तालाबंदी, लॉकआउट और कार्यबंदी ले ऑफ को परिभाषित किया, जिसमें कहा गया कि यह मामला तालाबंदी का है, न कि कार्यबंदी का। कार्यबंदी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला इत्यादि की कमी हो जाए, जिस कारण प्रबंधन कार्य में देने में असमर्थ हो
उस स्थिति में मुआवजा दिया जाता है। लेकिन तालाबंदी की स्थिति में नियोक्ता अपनी मांगों को पूरा करने या मनमाने के लिए करते हैं, जैसे हड़ताल की स्थिति में कर्मकार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि यहाँ ऐसी स्थिति है जहाँ कर्मचारी नियंत्रण से बाहर हैं और नियोक्ता की बातों को स्वीकार नहीं कर रहे। इस प्रकार कंपनी को बंद होना तालाबंदी कहलाएगा। तालाबंदी में कोई मुआवजे देने का प्रावधान नहीं है। श्रम संबंधी सरकारी योजनाएं देखेंगे। श्रम संबंधी सरकारी योजनाएं। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम। दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम उद्देश्य है श्रम कानूनों के सुधार, अनुपालन में सुधार करना, बाद में श्रमिकों की स्थिति में सुधार करना, औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना। प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। एक समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, लगभग 6 लाख इकाइयों को श्रम पहचान संख्या, ठीक है, लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर LIN आवंटित करना और उन्हें 44 कानूनों में से 16 के अनुपालन को ऑनलाइन फाइल करने की अनुमति प्रदान करना है। निरीक्षण के लिए इकाई यूनिट्स के यादृच्छिक यानी रैंडमली चयन हेतु पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना। निरीक्षण के लिए इकाइयों के चयन में मानव विवेकाधिकार को समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। निरीक्षण के 72 घंटे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN भविष्य निधि खाता पोर्टल एवं सार्वभौमिक रूप से अधिगम्य है। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत प्रशिक्षुओं की संख्या में वृद्धि करना तथा प्रशिक्षण के पहले 2 वर्षों की अवधि में प्रशिक्षु को दिए गए वेतनमान को 50% की पूर्ति करना। पुनर्निर्मित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक स्मार्ट कार्ड प्रारंभ करना, जिसमें 2 और सामाजिक सुरक्षा योजना, आम आदमी बीमा योजना और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के विवरण को सम्मिलित किया जाएगा। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना देखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। लाभार्थी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के साथ पंजीकृत सभी प्रतिष्ठान लाभ प्राप्त के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रतिष्ठानों के पास एक वैध LIN श्रम पहचान संख्या होनी चाहिए। विशेषताएं। इसका क्रियान्वयन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के माध्यम से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार अब सभी क्षेत्रों में उन नए कर्मचारियों के हेतु उनके पंजीकरण की तिथि से प्रथम 3 वर्षों के लिए नियोक्ता के 12% के पूर्व स्वीकार अनुदान कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना दोनों में किया जाने वाला का भार वहन करेगी, जिनका वेतन 15,000 रुपये प्रति माह तक है। योजना के क्रियान्वयन में मानव हस्तक्षेप के बिना संपूर्ण व्यवस्था ऑनलाइन आधारित होती है। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। सेंट्रल स्कीम ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ वांटेड लेबर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बंधुआ मजदूरों को उनके निवास स्थान से बाहर निकाले जाने के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना तथा मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास प्रदान करना है। विशेषताएं। मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता, जैसे प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी के लिए 1 लाख रुपये, महिला और बच्चों के लिए 2 लाख रुपये, दिव्यांग यौन शोषण से मुक्त कराई गई महिलाएं, बच्चे, ट्रांसजेंडर इत्यादि के लिए 3 लाख रुपये देय होगा। यह 100% केंद्र पोषित योजना है। यह प्रत्येक राज्य द्वारा बंधुआ मजदूरों के आवासीय सुविधा प्रदान करने और राज्य सरकार द्वारा कम से कम 10 लाख रुपए की स्थायी कोष के साथ जिला स्तर पर बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि के निर्माण का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम। इस योजना का उद्देश्य बाल श्रमिकों के सभी रूपों का उन्मूलन करना, खतरनाक व्यवसाय प्रक्रियाओं में सभी किशोरियों श्रमिकों को बाहर निकालने, उनके कौशल निर्माण एवं उचित व्यवसायों में उनके एकीकरण में योगदान करना, हितधारकों और लक्षित समुदायों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बाल श्रम निगरानी, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग प्रणाली का निर्माण। लाभार्थी। इसके अंतर्गत पहचाने गए लक्षित क्षेत्र में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बाल श्रमिक, उनके परिवार तथा खतरनाक व्यवसायों प्रक्रियाओं में संलग्न 18 वर्ष से कम आयु के किशोर श्रमिक सम्मिलित है। परिभाषा विशेषताएं देखते हैं। यह केंद्र पोषित योजना है जिसका समग्र दृष्टिकोण लक्षित क्षेत्र में एक समर्थकारी परिवेश का सृजन करना है, जिसमें बच्चों को विद्यालय में प्रवेश लेने तथा श्रम न करने के लिए विभिन्न उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित और सशक्त किया जाएगा। परिवारों को उनकी आय स्तरों में सुधार करने हेतु विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। यह योजना राज्य, जिला प्रशासन और सिविल सोसाइटी के साथ समन्वित रूप से क्रियान्वित की जाती है। परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए सर्वेक्षण करने हेतु कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट के तहत जिला परियोजना समिति DPS डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम समिति की स्थापना की जाती है। पेंसिल पोर्ट यानी प्लेटफॉर्म ऑफ इफेक्ट इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम मुक्त भारत के निर्माण को प्रोत्साहित करना है, जो विधायी प्रावधानों के प्रबंधन,
प्रवर्तन और राष्ट्रीय बाल श्रम योजना परियोजना दोनों के लिए कार्यान्वयन और निगरानी तंत्रों को अवांछित रूप से एकीकृत करेगा। विशेषताएं, यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जो बाल श्रम और तस्करी के संकट का सामना करने हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला सभी परियोजनाओं संस्थाओं से जोड़ता है। इसके 5 घटक हैं। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, बच्चों का पता लगाने वाली प्रणाली। कंप्लेंट कॉर्नर, शिकायत तंत्र, राज्य सरकार, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP और सम्मिलित कन्वर्जेंस। राज्य सरकार के स्तर पर राज्य श्रम विभाग में स्थापित राज्य संसाधन केंद्र निगरानी की जाती है। इस प्रकार जिला स्तर पर जिला नोडल अधिकारी DNO को उनके जिलों से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए नामांकित किया गया है। नेशनल करियर सर्विस, इसका मुख्य उद्देश्य नौकरी तलाशने वाले बालों एवं नौकरी देने वालों के मध्य तथा कैरियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की मांग करने वालों, परामर्श एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वालों के मध्य व्याप्त अंतराल को भरना है। विशेषताएं, यह रोजगार कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत की जाने वाली विविध रोजगार संबंधी सेवाओं जैसे कि रोजगार मिलान, कैरियर परामर्श, व्यावसायिक निर्देशन, कौशल विकास पाठ्यक्रम पर सूचना इत्यादि उपलब्ध करवाने हेतु राष्ट्रीय रोजगार सेवा का कायाकल्प करना। नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल रोजगार संबंधी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने हेतु नियोक्ताओं को नौकरी की तलाश करने वाले युवकों, नियोजकों, संगठनों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के पंजीकरण का प्रावधान करता है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य बदलते हुए रोजगार पैटर्न के कारण बेरोजगार एवं बेरोजगार हुए व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान करना है। लाभार्थी, कम से कम ESI अधिनियम 1948 के तहत कवर किए गए कर्मचारी। ESI अधिनियम 10 या अधिक श्रमिक वाले कारखानों पर लागू होता है। यह दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट, सिनेमा, सड़क परिवहन उपकरणों पर भी लागू होता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC द्वारा अनुमोदित योजना मुख्य रूप से औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जो किसी कारण से बेरोजगार हो गए हैं उन्हें उनके बैंक खातों के माध्यम से नकद हस्तांतरण प्रदान करना है। यह नए रोजगार की तलाश कर रहे बेरोजगार व्यक्तियों को दिए जाने वाला नकद लाभ है जो विगत 4 अंशदान अवधि लगभग 2 वर्ष के दौरान अर्जित प्रतिदिन की औसत आय से 25% होगा। यह बीमित व्यक्ति को बेरोजगारी के अधिकतम 90 दिनों में जीवन काल में एक बार दिया जाएगा। यह भुगतान ESI योजना के लिए उनके स्वयं के योगदान से किया जाएगा। समाधान पोर्टल, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड डिस्पोजल हैंडलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यह औद्योगिक विवादों के समाधान, मध्यस्थता और अधिनिर्णय हेतु एक समर्पित वेब पोर्टल है। सरकार, उद्योग और श्रमिकों तथा औद्योगिक विवादों में शामिल सभी हितधारकों को एकीकृत मंच प्रदान करता है। यदि किसी विवाद को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए 45 दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई आरंभ नहीं की जाती है तो श्रमिकों के पास सीधे न्यायालय में जाने का विकल्प होता है। यानी कि 45 दिनों के बाद सीधे न्यायालय में जा सकते हैं अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो। इस प्रकार यह विवाद निपटाने की प्रक्रिया के संबंध में सीमा समय अध्यारोपित करता है जो कि वर्तमान में विद्यमान नहीं थी।